जय हिंद, मैं सुनील यादव। आज के टॉपिक का नाम है एसटी आयोग तथा एससी आयोग। इस बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम दोनों ही स्तर पर इसे पढ़ने वाले हैं, केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर ये दोनों आयोगों की स्थापना कैसे क्या हुई है तथा राज्य स्तर पर उनकी स्थापना, उनकी संरचना, उनकी शक्तियाँ इत्यादि वगैरह के बारे में हम जानेंगे। चलिए बिना देर करे हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि संविधान में इस बात की अवधारणा कैसे क्या आई है। नेशनल मूवमेंट के दौरान से ये बात निकल कर आ गई कि समाज का एक खास वर्ग है जो कि पिछड़ा हुआ है, उसको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने संबंधी प्रावधान किए जाने चाहिए। यही वजह है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रियम्बल में, साथ ही साथ डीपीएसपी में तथा कुछ अन्य जगह पर भी इस बात के प्रावधान किए गए कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, इनको मुख्य धारा में लाने के प्रावधान कीजिए। उद्देशिका में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी वर्ग शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हों या राजनीतिक रूप से हों, आर्थिक रूप से हों, तो उनके लिए आपको राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना, ये बात कही है। उसके तहत ही ये चीज़ें आने वाली हैं। बाद में भारतीय संविधान के कुछ और भी अनुच्छेद हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 338, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लिए एक अलग से आयोग बनाइए। यह आयोग क्या काम करेगा? जो भी संविधान में उनके बारे में विधान दिए गए हैं, साथ ही साथ भारत में जो भी कानून बनाएगा उनकी समीक्षा करेगा, इस चीज़ को देखेगा, उनकी निगरानी करेगा कि हाँ ये उनके हित में है कि नहीं, सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं। तो इस चीज़ का प्रावधान किया गया। और भी कुछ आर्टिकल हम देख लेते हैं संविधान के। आर्टिकल 341 हम देखेंगे, 342। 341 में क्या कहा है कि राष्ट्रपति के पास में शक्ति है कि वह किसी भी वर्ग को या जाति को एससी में शामिल करे, जबकि 342 किससे संबंधित है? एसटी वर्ग से संबंधित है। वहीं 342 अंडर सेक्शन ए जो कि नया जोड़ा गया, उस बात को ध्यान रखिए, वो ओबीसी से संबंधित है। आपका चर्चा में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, हो सकता है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। दोनों आयोग को हम एक साथ पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको कैटेगराइजेशन करके किया है। एक साइड सी आयोग लिख दिया है, जबकि एक साइड टी आयोग मैंने लिख दिया है। ध्यान दीजिएगा, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ यहाँ पर सी आयोग तथा टी आयोग। मैं दोनों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ, परंतु यहाँ समय की बचत हो, जिसके कारण मैं इस तरह की शब्दावली को उपयोग कर रहा हूँ। कृपया उसे अन्यथा ना लिया जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहली बार इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है संविधान से। संविधान में जिस बात की अवधारणा दी जो आपसे कहा मैंने, उसके पश्चात में कुछ अनुच्छेद जो आपको दिए वहाँ से शुरुआत होती है। और सबसे पहली बार बनता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग, 1978 में बनेगा। सबसे पहली बार कब? 1978 में बनने वाला है। उस समय ये दोनों के लिए एक ही आयोग हुआ करता था। बाद में 65वां संविधान संशोधन तथा उससे ही महत्वपूर्ण है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2003 का है। इस अधिनियम में इस बात का प्रावधान किया है कि दोनों के लिए सेपरेट आयोग बनाइए। वहां से ही अवधारणा निकल कर आई कि सेपरेट आयोग बनाया जाए। बना भी हम देखते हैं उस चीज को वर्ष 2004 में 19 फरवरी को ये दोनों आयोग अलग अलग अस्तित्व में आते हैं। यानी एक आयोग बन जाने वाला है सी आयोग, जबकि दूसरा बन जाएगा टी आयोग। पहले कभी भी सी रखेंगे, बाद में क्या आता है? टी आता है अल्फाबेटिकल में। इस प्रकार से करके आप याद रखिएगा। क्यों? 338 पहले आएगा तो उसमें क्या दिया होगा? सी आयोग। इसको लेकर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि 338 अंडर सेक्शन ए आएगा बाद में, इसमें दिया है क्या? टी वाला आयोग करके लिखा हुआ है। ऐसे करके आप ध्यान रखिएगा। दोनों ही आयोगों के बनने की डेट क्या है? सेम होने वाली है। आज भी वर्तमान में ये आयोग कार्य कर रहे हैं। इनके सदस्य, उनकी नियुक्ति, इनकी संरचना संबंधी कुछ प्रावधान हम देख लेते हैं। आयोग का जो कार्यकाल होने वाला है वह 3 वर्ष का होगा। जबकि सदस्यों की बात करें तो वहाँ 1+1+3 आपको याद रखना है। यानी टोटल कितने हो गए? 5। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य इसमें होने वाले हैं। दोनों में ही सेम रहेगा, यानी टी में भी सेम रहेगा और सी में भी सेम रहने वाला है। सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। रिजाइन भी कौन? तो राष्ट्रपति महोदय को ही आप देने वाले हैं। हटाने का भी प्रावधान यदि उनको हटाना समय के पूर्व में, तो भी राष्ट्रपति महोदय के हाथ में शक्ति है। इस बात को ध्यान रखिए। वो अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? तो राष्ट्रपति महोदय को ही देंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट का संविधान के अनुच्छेदों के तहत किया गया है। पूरी शक्ति राष्ट्रपति महोदय के हाथ में ही इन संदर्भ में। ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इनको शक्तियाँ कौन सी प्राप्त हैं तथा इनकी कार्य क्या होती है? शक्तियाँ इन्हें सिविल न्यायालय की प्राप्त होती है। किसी को भी समन जारी करना, शपथ पत्र मांगना, गवाहों को बुलाना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। जबकि कार्य के बारे में देखें तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो अनुसूचित जाति आयोग है वह अनुसूचित जाति वर्गों के कल्याण, विकास इत्यादि की समीक्षा करेगा, उनकी शिकायतों की जांच करेगा, उसके बाद सरकार की रिकमेंडेशन करेगा, कानूनों की जांच करेगा, निगरानी करेगा। जो भी सिफारिशें होंगी वो अपने देने वाले हैं। इनमें से किसी की भी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। इस पॉइंट को क्लैरिफाई रखिएगा। वही बात सेम टी आयोग पर भी आपकी लागू हो जाती है जो मैंने आपसे कही। अगेन इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया जाने वाला है कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जो जाति आयोग है उसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो विजय सांपला जी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि
SC आयोग के कौन है वर्तमान में? विजय सावला जी हैं। वहीं पर हम बात कर लेने वाले मध्य प्रदेश राज्य वाला जो अनुसूचित जाति आयोग है, उनके अलग हैं, दैट इज भूपेंद्र सिंह आर्य। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं यदि हम ST आयोग के बारे में, सेंटर में आप क्या जाने वाले हैं? हर्ष चौहान। अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, खासकर MP में होने वाले जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, चाहे MPPSC हो चाहे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, सभी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हर्ष चौहान जी जो हैं उनका संबंध इंदौर शहर से मध्य प्रदेश के RSS की शाखा से जुड़े रहे। काफ़ी कर्मठ भूमिका के लिए वो अपने जाने जाते हैं। उन्हें की अभियुक्ति जो है वो भी हाल ही में की गई है। यही वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो आप थोड़ी सा इस चीज़ को प्रिपेयर रखिएगा जो पॉइंट आपको बताइए। तो ये होगा ST आयोग के केंद्र वाले। जबकि राज्य वालों के बारे में हम बात करें तो राज्य के जो ST आयोग के उनके नरेंद्र मारावी जी हैं वर्तमान में। कोई भी आप एग्जाम देने जाने वाले हों उसके पहले इस डेटा को करंट से चेक कर लीजिएगा। ऐसा ना हो आपके एग्जाम के कुछ समय पहले चेंज हो गए हों, है ना। तो इस सावधानी को आप बरतिएगा। संविधान के कुछ आर्टिकल्स और भी आपको याद रखने चाहिए दोनों ही आयोगों के बारे में। जैसे इसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं यह जनसंख्या को आधार बनाकर किए गए हैं। क्या मतलब इस बात का? भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्रमांक 330 तथा 332 अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के आरक्षण संबंध में प्रावधान करता है। उन्हें 330 में लोकसभा में आरक्षण दिया गया है, जबकि 332 में हम देखेंगे राज्य विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किया है। राज्य सभाओं में आरक्षण नहीं कहा हमने, वहाँ पर कोई आरक्षण नहीं होता है, इस बात को समझिएगा। तो ये दो आपसे बात कही। आरक्षण का प्रावधान जनसंख्या के आधार पर है। जितनी देश में जनसंख्या होगी उतनी प्रतिशत सीटें उनके लिए रिजर्व की जाने वाली हैं। यदि दोनों के संदर्भ में हम बात करें तो SC वर्ग की जो जनसंख्या है वो देश में ज़्यादा है, जबकि ST वर्ग की जो जनसंख्या है देश में उनसे कम है। SC वर्ग की जनसंख्या लगभग 15.5% के आसपास आती है देश में, जबकि ST वर्ग की जनसंख्या जो है वह 8% के आसपास में लगभग बनती है। यही वजह है कि उनके लिए जब सीटों का प्रावधान किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा में जो सीटें होने वाली हैं वह SC वर्ग की ज़्यादा होंगी, जबकि T वर्ग की कम होने वाली हैं। लोकसभा में SC वर्ग के लिए 79 सीटों का प्रावधान किया गया है, जो कुल आबादी जो देश की उससे संदर्भित होती है। यहाँ 15-15.5% जो भी निकल रहा है। सेम बात राज्यों पर भी लागू होगी। ठीक, राज्यों की विधानसभाओं के संदर्भ में भी आप बात कर लेने वाले हैं। तो जिस राज्य में ज़्यादा आबादी होगी उसमें ज़्यादा सीटें, जिसमें कम होगी उनको कम सीटें। हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में। मध्य प्रदेश के दोनों आयोग हैं। मध्य प्रदेश में SC आयोग की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। जैसा कि उस समय दोनों ही आयोग एक साथ काम कर रहे थे, बाद में उनको सेपरेट किया जाने वाला है। वर्ष 1995 में इसकी स्थापना हुई है। 1989 में शायद आपको पता ही है कि इन वर्गों के संरक्षण के लिए खास अधिनियम आए थे, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम करके कहा जाता है। 1995 में इस अधिनियम के कुछ नियम जारी किए गए थे तथा उसी दौरान इन आयोगों की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में यदि संरचना की बात करें, नियुक्ति की बात करें, तो नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा, इस्तीफा भी राज्यपाल महोदय को, रिपोर्ट भी राज्यपाल महोदय को, वही उनकी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखवाने वाले हैं। कार्यकाल दोनों में सेम है, यानी राज्य में भी 3 वर्ष का तथा केंद्र में भी 3 वर्ष का हमको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें सदस्यों की संख्या, सेंटर वाले में जहाँ पर 5 सदस्य हैं, वहीं पर राज्य वाले मध्य प्रदेश राज्य वाले में कुल 3 सदस्य हैं, यानी एक अध्यक्ष होते हैं जबकि 2 उसमें सदस्य होने वाले हैं। तो ये प्रावधान आप थोड़ी सा ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो भूपेंद्र सिंह आर्य जी हैं इसके अध्यक्ष। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेम टाइम सेम संरचना आपको ST आयोग की भी मिलेगी, MP वाले में सेम टू सेम मिलेगा, बस उसमें अंतर आ जाएगा सदस्य और अध्यक्षों के बारे में। अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना चाहिए, नरेंद्र मारावी जी अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश राज्य ST आयोग के। इस पॉइंट को आप क्लियर रखिएगा। तो ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया MP के बारे में भी और सेंटर का जो आयोग है उसके बारे में। दोनों ही आपको काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, इतना इससे मैं अनुमान लगा सकता हूँ। मध्य प्रदेश में ST वर्ग तथा SC वर्ग की जनसंख्या को देख लो। रीज़न ये है कि वह सेंटर वाले से टोटल उल्टी है। सेंटर में C वर्ग ज़्यादा है जबकि MP में C वर्ग कम है। सेंटर में T वर्ग कम है जबकि MP में T वर्ग ज़्यादा है। मध्य प्रदेश भारत के उस राज्य में से आता है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है ST वर्ग की, ये बात आप जानते हैं। मध्य प्रदेश में 21.1% के आसपास में कुछ जनसंख्या मिलती है ST वर्ग की, जबकि C वर्ग की 15.6% मिलती है। इसी के तरह में वहाँ पर सीटों का आरक्षण भी किया गया है, यानी कि T वर्ग के लिए सीटों की संख्या ज़्यादा होगी क्योंकि आबादी ज़्यादा है MP में, जबकि C वर्ग में उनकी सीटों की संख्या कम होगी क्योंकि आबादी कम है। यह विधानमंडलों इत्यादि पर लागू होता है। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो हमने दोनों ही आयोगों को कंपैरेटिवली देख लिया। एक बार आप चाहें तो उसको समराइज कर सकते हैं।
सेंटर वाला जो है उसकी स्थापना सबसे पहले 1978 में, जबकि 89वां संविधान संशोधन के तहत 2004 में। मध्य प्रदेश वाला 1995 में बना, बाद में उसको सेपरेट किया जाएगा। सेंटर वाले में सदस्य कितने होते हैं? 5, जबकि राज्य वाले में एमपी में कितने होते हैं? 3। सेंटर में अपॉइंटेड बाय राष्ट्रपति, जबकि राज्य में अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ये पॉइंट, रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ सेंटर में राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्य में राज्यपाल को आप देने वाले हैं। ये वाली बात है। 330, 332 नंबर का अनुच्छेद याद रखना है, 338, 338 सेक्शन ए आपको याद रखना है, 341, 342 याद रखना है। यहाँ पर खास क्या है कि राष्ट्रपति महोदय को शक्ति दी गई है कि किनको घोषित करना है। SC तो 41, T तो 342, जबकि इनके बारे में संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी, इस बात को ध्यान रखना। आर्टिकल 366 अंडर सेक्शन 25 के तहत इस बात को क्लैरिफाई किया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है। आबादी भी आपने देखी। इस प्रकार से हमने समस्त महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लिया। आपको इसको एक बार में नहीं बना पाएंगे, चाहे पहले से भी आपने पढ़ा हो, चाहे आप नए विद्यार्थी हो। इसको कम से कम 2-3 बार देखिए, 2-3 बार अध्ययन कीजिए, इसके बारे में नोट डाउन कीजिए, तभी आपको ये बनेगा। इवन इसमें जो भी होनहार विद्यार्थी हैं या कितने ही पढ़े हुए विद्यार्थी क्यों ना हो, एग्जामिनेशन हॉल में उनसे कई बार गलती हो जाती है, क्योंकि इसका डेटा काफ़ी आपस में मैशअप होता है। एग्ज़ाम के पहले इसका रिवीजन जरूर करके जाइएगा, तभी आपको यहाँ बनेगा। अदरवाइज थोड़ी बहुत भी गलतफहमी हो गई तो आपका सीधा एक नंबर जो आपको मिलने वाला था वो चला जाने वाला है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट वगैरह हो तो बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।